हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के बारे में, यानी कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में। टोटल हम इम्पोर्टेंट चीज़ें सारे देखेंगे। ये वीडियोस दो या तीन पार्ट्स में कवर होंगे, चूँकि काफ़ी जो है इसमें ज़्यादा सेक्शंस हैं तो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको बतानी हैं, तो हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो या दो तीन पार्ट में कवर हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, खुद स्पेशल जो है ये छत्तीसगढ़ में ही अप्लाई है, यानी कि स्टेट ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे जो है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, ठीक है। अब वहाँ पे जो भी जो है खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें होंगी, ठीक है, उन सभी चीज़ों को जो है इसमें देखा जाएगा। और कौन कौन से जो है मंडल होंगे, राजस्व मंडल हैं, उनकी अधिकारिता कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ कि ये छत्तीसगढ़ जो राजस्व संहिता है ये कब से लागू है, तो ये जो है 1 नवंबर सन 2000 से लागू है। तो यहाँ भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपसे पूछ सकते हैं कब से लागू है। और इसका विस्तार तो सबको पता है कि पूरे संपूर्ण जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे जो है इसका विस्तार होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम सेक्शन 2C बताया, 2C जो है कृषि वर्ष से संबंधित बात को बताता है डेफिनेशन क्लॉज में, ठीक है। तो ये बताता है कि 2C में कि जो कृषि वर्ष है वो कब मानी जाएगी, तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि आएगा कि मतलब कृषि वर्ष कब से प्रारंभ माना जाएगा या कब से जो है स्टार्ट होता है, तो ये 1 जुलाई से होता है। और जबकि राजस्व वर्ष जो है वो 1 अक्टूबर से, ठीक है, 2V या 2F भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिएगा। तो ये 1 अक्टूबर से, तो ये नहीं पूछेगा कि किस में है, लेकिन ये पूछे कब से जो है प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो अध्याय 1 है, उससे पहले हम बता दें कि ये जो है टोटल इसमें 19 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर में जो है ये डिवाइड हुआ है। और अगर टोटल सेक्शन की बात करें तो 264 सेक्शन है, ठीक है, यानी कि कुल धाराएं 264 हैं। और अनुसूचियां इसमें जो है यानी कि शेड्यूल जो है टोटल 4 शेड्यूल में ये डिवाइड है। फिर से एक बार देख लो कि 19 टोटल चैप्टर हैं, यानी कि काफ़ी जो है बड़ा है, 264 सेक्शन है, 264 और 4 शेड्यूल है। और चूँकि ये माइनर एक्ट में कवर है तो टोटल लगभग जो है हमारे पास जो छत्तीसगढ़ में जो माइनर है वो कम से कम जो है 7 से 8 माइनर एक्ट आ रहे हैं, जैसे भू राजस्व हुआ, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, वर्निधिस्त अनुतोष अधिनियम, परिसीमा परकम्य, पंजीकरण, न्यायालय फीस। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये लेंदी हो जाता है। लेकिन जैसे कि अगर फरवरी में जो पेपर हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ तो इससे माइनर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जबकि उससे पहले क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसलिए माइनर को हमको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी अच्छे से देख करके चलना है, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट ही बताएंगे जो है क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें जो है छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 में क्या है कि संक्षिप्त नाम विस्तार है और परिभाषा है सेक्शन 2 में। तो संक्षिप्त नाम विस्तार को नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रारंभ पूछेगा, तो प्रारंभ मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ पे परिभाषा में आता है, तो परिभाषा में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे केवल। जैसे कृषि कृषि की बात करते हैं, ठीक है, 2B में बताया गया है। तो कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती, ये पूछ सकता है। तो उसमें याद रखना कि नियतकालिक फसल, जिसमें जैसे पान हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, और उद्यान में उपजित सम्मिलित जो कोई भी उगाया जाने वाला जो है फसल होती है वो कृषि के अंतर्गत आती है। या उद्यान कृषि, या वाणिज्यिक वृक्षारोपण, फलोद्यान लगाना, यानी फल उगने वाले पौधे को लगाना, ठीक है, चारे के लिए या चराई या छप्पर छाने के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, ये सब जो है कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे जो पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, सिंघाड़ा आता है कि नहीं आता, ये पूछा था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सरकारी पट्टेदार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका तात्पर्य जो है सेक्शन 181, ठीक है, के अंतर के जो है द्वारा जो है
के अधीन जो है जो भूमि धारण करता है, ऐसे राज्य सरकार को जो है सरकारी पट्टेदार कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है भूमिहीन व्यक्ति किसे कहते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति से तात्पर्य है, यानी कि जो ऐसे सोच लो कि वो व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है, ठीक है, और अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ, ठीक है, संयुक्त रूप से भूमि धारण नहीं करता है। ठीक है, या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि संबंध विहित किया जाए। ठीक है, तो ऐसे को जो है हम कहेंगे भूमिहीन व्यक्ति, जो धारा 2 में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद भूधारी किसे कहते हैं, तो भूधारी जो है राज्य सरकार ही अंततोगत्वा मेन, जो ये कह लो कि मेन भूमि का मालिक होता है। ठीक है, तो भूमि धारण की शक्ति जो है राज्य सरकार के पास होती है संहिता के अधीन, तो वो भूस्वामी है। ठीक है, याद रखना, राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, लेकिन मेन तो जैसे मेन अगर कहा जाए तो स्टेट की ही जो है जो भी ज़मीनें होती हैं स्टेट की होती हैं, स्टेट के, ठीक है, बिहाफ पे। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि राज्य सरकार की अनुमति से अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमि धारण करता है इस संहिता के अधीन, वो भूस्वामी कहलाएगा, या भूस्वामी है, या भूस्वामी समझा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ में इमारत जो राजस्व संहिता इमारती लकड़ी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सागौन, शीशम, तीनसा, चंदन, हल्दू, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे तेंदू याद रखना, सागौन, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब देख लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम आज देखते हैं अध्याय 2 में टोटल 10 सेक्शन है जो राजस्व मंडल के बारे में बात करता है, यानी कि चैप्टर 2 जो है राजस्व मंडल से संबंधित प्रावधान करता है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये भी हमको देखना है अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सेक्शन 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्व मंडल का गठन। ठीक है, अब जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे संबंधित उसकी जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसको तो जानना, उससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राजस्व मंडल का गठन, ठीक है, किस किस सेक्शन में, तो सेक्शन 3 में है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो ये भी बता दें कि जो राजस्व मंडल यानी राजस्व से संबंधित जो भी मामले आते हैं, ठीक है, उसका जो सर्वोच्च होता है, यानी कि सर्वोच्च जो न्यायाधिकरण होता है वो राजस्व मंडल ही होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसके एक जो इसका गठन में जो है एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, और इतने सदस्य, अब ये कितने सदस्य होंगे ये राज्य सरकार जैसा विहित करे या जैसा ठीक समझे, यानी कि उनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार कितने लोगों को उसमें गठित करता है, लेकिन एक अध्यक्ष उसमें होगा। ठीक है, और ये माना जाएगा कि राजस्व मंडल की स्थापना जो है कब हो गई है, 1 नवंबर 1956। ठीक है, राजस्व मंडल की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को ही है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्व मंडल की नियुक्ति जो है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि खुद छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है उसको करेगी। ठीक है, और जो कोई भी राजस्व से संबंधित मामला आता है, ठीक है, तो ये याद रखना कि वो उसका निपटारा सबसे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो ठीक है, उससे निम्न अगर कोई करेगा तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधीश, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कुछ राजस्व मंडल की बात यहाँ पे बता दी गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो और इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि ये राजस्व मंडल का गठन इम्पोर्टेंट है। वेतन तथा भत्ते, तो वेतन और भत्ते भी कहाँ से होंगे, तो राज्य सरकार के संचित निधि से जो है इनके वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेक्शन 7 इम्पोर्टेंट है, मंडल की अधिकारिता से संबंधित प्रावधान जो है सेक्शन 7 में दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, सुपरविजन संबंधित जो पावर दिए गए हैं वो सेक्शन 8 में। तो इसमें चैप्टर 2 में जो राजस्व मंडल से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है, इसमें केवल हमको 4 सेक्शन देखने हैं। पहला राजस्व मंडल का गठन, दूसरा वेतन भत्ते जो सेक्शन 6 में बताया गया है,
सेक्शन 7 में मंडल की अधिकारिता, सेक्शन 8 में मंडल की अधिक्षण संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, अब हम आते हैं अगले अध्याय में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में, जो राजस्व पदाधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। इसमें भी ज़्यादा जो है हमको नहीं जो है पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमको देखना है। टोटल इसमें जो है 11 से लेकर के 26 तक सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे पास है राजस्व अधिकारी क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारी, कोई भी राज्य जिसको नियुक्त करता है वो राजस्व पदाधिकारी होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो कहाँ पे राजस्व पदाधिकारी की एक लंबी लिस्ट है, जैसे आयुक्त भू अभिलेख हुआ, अपर आयुक्त हुआ, ठीक है, कलेक्टर भी होते हैं, अपर कलेक्टर होते हैं, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ये सब जो है राजस्व पदाधिकारी होते हैं। लगभग टोटल 14 से 15 लिस्ट है, वो सब जो है राजस्व अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है सेक्शन 13, संभागों, जिले, उपखंडों तथा तहसीलों में परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति। ठीक है, यानी कि राजस्व अधिकारी के पास शक्ति होती है कि किसी जिले को उपखंड बना देना, तहसील में परिवर्तित कर देना, या सृजित करना, या समाप्त करने की शक्ति। तो ये सब जो है ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 13 में। लेकिन ये देखो, ये शक्ति किसके पास है, ये याद रखना। शक्ति जो ये ऐसा कौन कर सकता है, तो ये राज्य सरकार कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। सीधी सीधी बात है कि ये सब जो है नाम परिवर्तन, तहसील का निर्माण, उपखंड, जिले का निर्माण, ये सब जो है कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो कार्यरत अधिकारी होते हैं उनको राजस्व अधिकारी कहते हैं। राजस्व अधिकारी जो है सेक्शन 11 में है, और सेक्शन 13 में जो है राज्य सरकार ऐसे उपखंडों या तहसीलों के नाम वगैरह में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संभागों के आयुक्तों की नियुक्ति करना सेक्शन 14 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 16 कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्शन 17 देख लेना, अपर कलेक्टर। ठीक है, और सेक्शन 18, ये नहीं, ये 3 तो ऐसे ही देख लोगे, सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन 19 तहसीलदार और अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की नियुक्ति सेक्शन 19 में है। उपखंड अधिकारी सेक्शन 22 में है। ठीक है, तो यहाँ तो ये सारा इतना इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही हमको देखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अध्याय 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। तो राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया में भी हमको कुछ सेक्शन देख लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन 27 है, जांच करने के लिए स्थान क्या होगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 27। ठीक है, अब ये जो है इसकी प्रक्रिया जो है, भू राजस्व संहिता की प्रक्रिया क्या होगी, संहिता में नहीं दिया है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, किस प्रक्रिया से क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 29 मामलों को अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, सेक्शन 29 है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आता है सेक्शन 30 अधीनस्थ तथा उनके पास मामले में अंतरित करने की शक्ति। अधीनस्थों को तथा, यानी कि अधीनस्थ को वो मामले को अंतरित कर सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 32 राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति। ठीक है, और उसके बाद जो है 34 साक्षी को हाजिर करने होने के लिए विवश करना। ठीक है, उसके बाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में सुनवाई, 36 सुनवाई का स्थगन। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे कोई सेक्शन 37 भी देख सकते हो, खर्चा दिलवाने की शक्ति। बाकी इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यानी कि यहाँ से ले करके 27 से ले करके आपको 37 तक देखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे राजस्व निरीक्षक जो है क्या कर सकता है, कभी भी राजस्व निरीक्षक को मामला जो है अंतरित नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखना। जो जैसे सेक्शन 30 में दिया, अधीनस्थों को तथा उनके पास मामले में अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। अब आते हैं हम चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 जो है अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के संबंध में बात करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपील संबंधित प्रावधान कहाँ पे है, तो सेक्शन 44 में है। उसके बाद दूसरा नंबर
अपील के बाद जो रिवीजन की बारी आती है तो वह सेक्शन 50 में है। ठीक है, आदेशों का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू 51 में है। तो ये 3 सेक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। और ये मतलब यहाँ पे सीधे सीधे अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन तीनों बस याद करना। अपील 44 में है, पुनरीक्षण 50 में है और आदेशों का पुनर्विलोकन 51 में है। तो टोटल हम इम्पोर्टेंट जो सेक्शन देखे हैं यानी कि अब तक 56 जो है सेक्शन में से हम इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन हम देख चुके हैं। चैप्टर 5 कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको हम कवर कर लेंगे। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।